रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। अच्छा, तो एक दफ़ा बता देता हूँ कि हम टॉर्शनल सिस्टम को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? टॉर्शनल सिस्टम में क्या होता है कि एक बॉडी होती है, वो एक स्पेसिफिक एक्सिस के गिर्द वो ऑसिलेट करती है या वाइब्रेट करती है। इसको हम कहते हैं टॉर्शनल वाइब्रेशन। इसका फार्मूला ये है, सही है? तो इसका फार्मूला हमारे पास है mt जी आई नॉट बाई एल थीटा, ठीक है? ये थ्योरी ऑफ टॉर्शनल सर्कुलर शाफ्ट से आया है हमारे पास, सही है? तो इसमें mt क्या होता है कि अगर आपके पास वो टार्क है जो ट्विस्ट प्रोड्यूस करता है थीटा, सही है? तो मतलब ये आपके पास अगर ट्विस्ट है, फॉर एग्जांपल आपके पास पहले यहाँ पर था और उसके बाद यहाँ पर आ गया, तो थीटा आपके पास डिस्प्लेसमेंट आ गई है, ट्विस्ट आ गई है, ट्विस्ट। तो mt आपके पास क्या हो जाएगा? mt आपके पास क्या होगा? टॉर्क दैट प्रोड्यूसेस द ट्विस्ट थीटा। जी आपके पास shear मॉडुलस होगा, l आपके पास आ जाएगी लेंथ ऑफ द शाफ्ट, ठीक है? ये लेंथ ऑफ द शाफ्ट l, सही है? लेंथ। और आई नॉट आपके पास क्या आता है? पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सही है? तो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? बेसिकली पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास इसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस टुवर्ड्स टॉर्शनल। तो जो भी चीजें टॉर्शन में होती हैं, उनकी जो रेजिस्टेंस है, उनको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सही है? अच्छा, दूसरा, अगर हम एक डिस्क की एग्जांपल ले रहे हैं, सही है? एक डिस्क है हमारे पास, तो डिस्क का जो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला हमारे पास ये है, क्या है? पाई डी पावर 4/32। और डी हमारे पास क्या है? डी हमारे पास है डायमीटर ऑफ द शाफ्ट, ठीक है? तो जब भी आपको मतलब अगर इसका क्वेश्चन आ जाए कि आप इसमें या टॉर्क फाइंड करें या लेंथ फाइंड करें या पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करें, तो सिंपल बस आपने इन चीज़ों को देख के पुटिंग करनी है वैल्यूज़ की, सही है? जो इसमें वैल्यूज़ पुट करके आंसर आप लोगों ने वो करने हैं। अब आगे आते हैं क्या कहते हैं, हाँ, फ्री वाइब्रेशन ऑफ अनडैम्प्ड टॉर्शनल सिस्टम कंटिन्यू करते हैं कि अगर इफ द डिस्क is displaced from its equilibrium position, the shafts provide a restoring torque of magnitude क्या है उसका? ये kt. Thus the shaft acts as a torsional spring with torsional spring constant, ठीक है? जब हम नॉर्मल स्प्रिंग को डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, ये हमारे पास एक एक ऑब्जेक्ट है, इसके साथ एक स्प्रिंग लगा हुआ है, ठीक है? ये मास है, ये k है, ये एक मास है, और ये एक ऑब्जेक्ट है, और ये एक नीचे क्या x डायरेक्शन, नीचे जो मैं x डायरेक्शन को x लेता हूँ, इसमें ये इसको मैं जब नीचे खींचता हूँ तो ये x डायरेक्शन में मूव करता है, सही है? तो उसमें जब मैं फार्मूला लगा रहा था कि सम ऑफ फोर्सेस इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ठीक है? तो ये k मेरे पास क्या था? वहां पे k मेरे पास स्प्रिंग कांस्टेंट था। तो यहाँ पर भी एक किस्म का k है, लेकिन ये वो वाला k नहीं है, ये है टॉर्शनल स्प्रिंग कांस्टेंट kt। तो kt को इन्होंने कैसे फाइंड किया? mt बाय थीटा, ठीक है? अब ये mt इज इक्वल टू k थीटा, ये इक्वेशन अगर हम कंपैरिजन के लिए इसको हम देख सकते हैं, f इज इक्वल टू के एक्स, ठीक है? मतलब अगर आप लीनियर सिस्टम देखेंगे तो उसमें f इज इक्वल टू के एक्स फार्मूला टाइप है होगा, और अगर आप टॉर्शनल सिस्टम देखेंगे तो mt इज इक्वल टू के टी थीटा। तो सिमिलर बस वही है सिस्टम, लेकिन ये टॉर्शनल सिस्टम के लिए है। तो के टी, सर जी, जी जी सर ये स्टार्ट से कंफ्यूजन है सर जी। आपने कहा सर कि जो डैम्पिंग सिस्टम है इसके 3 पार्ट्स है, मैं एक स्प्रिंग है, दूसरा मास और तीसरा डैम्पर। जी तो जी सर ये मास की मतलब ये भी क्लियर है और स्प्रिंग, लेकिन ये डैम्पर सर इसमें कौन सा पार्ट है? डैम्पर अभी नहीं आया। डैम्पर असल में होता है, लेकिन अभी हम अनडैम्प्ड, आप देख रहे होंगे कि
टर्म जो है ना उसमें हेडिंग में अनडैम्प्ड यूज हो रहा है। डैम्पर जब आता है ना तो तब हम जब डैम्पर को हम इंक्लूड करते हैं तो तब ये इक्वेशन में 2 टर्म्स है ना, वहां पर इक्वेशन में 3 टर्म्स आ जाते हैं, mx डबल डॉट प्लस cx डॉट प्लस kx इक्वल टू 0। सही है। तो अभी हम ये असल में पूरी इक्वेशन है एक वाइब्रेशनल सिस्टम की, लेकिन हम अभी सिर्फ ये वाली डिस्कस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम अनडैम्प्ड सिस्टम को ले रहे हैं। जब आप डैम्प सिस्टम पे जाते हैं तो डैम्प सिस्टम को जब आप सॉल्व करते हैं तो उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो काफी बड़ी बनती है, उसके फिर सोल्यूशन होता है, तो वो हम मिट के बाद करेंगे अनडैम्प्ड डैम्प्ड सिस्टम। अभी हम सिर्फ अनडैम्प्ड सिस्टम को चेक करेंगे। ठीक है, ठीक है सर जी, थैंक यू। वेलकम। अच्छा, सही। अभी मूविंग ऑन जी, हमने क्या किया कि हमने के टी की वैल्यू कैसे निकाली कि एम टी को डिवाइड कर दिया थीटा पे, तो उससे हमारे पास ये के टी की वैल्यू आ गई। अच्छा, अब हम जब इक्वेशन ऑफ मोशन हमने निकाला था पिछले लेक्चर में अनडैम्प्ड ट्रांसलेशन सिस्टम का, तो वो हमारे पास इस तरह आया था। ठीक है, इसको हमने 2 तरीकों से बेसिकली निकाला था। एक हम, अगर आपको याद हो, एक था न्यूटन्स मेथड, और एक था एनर्जी मेथड। ठीक है, न्यूटन मेथड से भी इसको हम निकाल सकते हैं, एनर्जी मेथड से भी निकाल सकते हैं, पिछले स्लाइडों में वो लिखा भी हुआ है। और एक तीसरा मेथड था, उससे भी हमने इसको किया था डी लैम्बर्ट मेथड से। तो किसी भी मेथड से आप इसको वो कर सकते हैं, ये डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब है इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ अनडैम्प्ड टॉर्शनल सिस्टम। टॉर्शनल सिस्टम का फार्मूला इस तरह आता है। अब कैसे आता है ये, इसको हम अगले स्लाइड में चेक करते हैं कि ये इसको हम डिराइव कैसे करते हैं टॉर्शनल सिस्टम की इक्वेशन को, अनडैम्प्ड टॉर्शनल सिस्टम। अच्छा, तो ये ऐसे होता है, कैसे डिराइव होता है कि आप अप्लाई करते हो न्यूटन्स का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, जब आप इस सिस्टम के लिए अप्लाई करोगे तो वो आपके पास आ जाएगा कि सम ऑफ टॉर्क्स इज इक्वल टू जे नॉट थीटा डबल डॉट। ठीक है, अब जे नॉट क्या है? जे नॉट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, इसको आई नॉट से कंफ्यूज नहीं करना। ठीक है, आई नॉट आपके पास है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, और इस इक्वेशन में, और जो ये इक्वेशन है इसमें आई नॉट कहां पर छुपा हुआ है? आई नॉट इधर इसके अंदर छुपा हुआ है। क्यों? क्योंकि के टी आपको पता है कि के टी क्या है, के टी आपके पास है पाई जी डी 4/32 L, और ये आई नॉट भी आपने देखा होगा कि के टी के अंदर आई नॉट भी G(I0/L), और फिर उसको फर्दर अगर आप ओपन करें तो पाई G(D4/32 L). तो के टी में आपके पास आई नॉट आता है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? ये टॉर्शनल सिस्टम को रेजिस्ट करता है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? ये मास को बेसिकली रेजिस्ट करता है। सही है, तो दोनों में डिफरेंस है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो इक्वेशन ये आप कैसे डिराइव करते हो कि फर्स्ट आप न्यूटन का सेकंड लॉ यहाँ पर लगा लेते हो कि सम ऑफ ऑल टॉर्क्स इज इक्वल टू जे नॉट थीटा डॉट। ठीक है, अगर आप इसको लीनियर सिस्टम में देखते हो तो हम इससे अगर कंपेयर करें तो सम ऑफ ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, अब यहाँ पर एक्सेलरेशन की बजाय एंगुलर एक्सेलरेशन है। वो क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर टॉर्शनल सिस्टम को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ पर लीनियर सिस्टम को नहीं डिस्कस कर रहे हैं। और दूसरा दूसरा वो क्या आता है इसमें, आपके पास सम ऑफ ऑल टॉर्क्स इज आल्सो इक्वल टू माइनस के टी थीटा, और ये हमने कहाँ से लिया है? ये हमने सम ऑफ ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू माइनस के एक्स, मतलब वो स्प्रिंग वाली इक्वेशन से लिया। माइनस साइन यहाँ पर क्या शो करता है? ये रिस्टोरिंग फोर्स है, कि ये अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होता है। तो सिमिलरली यहाँ पर भी जो रिस्टोरिंग टॉर्क है
वो भी अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होता है। अब ये दो जब आपके पास फार्मूले आपके पास आ जाए तो आपने सिर्फ इन दोनों को सर जी सर ये सेकंड वाला फार्मूला दोबारा से करना सर, सेकंड वाला। ये के टी वाला माइनस के टी थीटा, जी सर। ठीक है। अगर आप सिंपल सिस्टम वो लेते हैं ना, मास स्प्रिंग सिस्टम, ट्रांसलेशनल मतलब एक ही जब जिसमें सर्कुलर वो ना हो, ठीक है, उसमें आपके पास क्या होता है, उसमें आपके पास ये एक स्प्रिंग होता है, सही है, नीचे एक मास होता है, ठीक है, स्प्रिंग मास, और यहाँ पर वो इस तरह नीचे एक्स डायरेक्शन में उसकी मूवमेंट होती है। तो इसका जब हम इक्वेशन निकालते हैं तो वो हमारे पास आता है सम ऑफ फोर्सेस इज इक्वल टू, या F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, और सम ऑफ फोर्सेस इज आल्सो इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। अब अगर हमने यही काम करना है टॉर्शनल सिस्टम के लिए, वो सिस्टम जिसमें एक एक्सिस के अराउंड एक बॉडी रोटेट कर रही हो, तो उसमें फोर्स क्या हो जाता है, अगर मैं फोर्स, उसमें फोर्स बन जाता है टॉर्क, ठीक है। अगर लीनियर में आपके पास फोर्स है तो टॉर्शनल में आपके पास क्या हो जाता है, टॉर्क। और अगर यहाँ पर के स्प्रिंग कांस्टेंट है तो वहां पर टॉर्शनल स्प्रिंग कांस्टेंट आ जाता है माइनस के टी, ठीक है। और अगर यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है x तो यहाँ पर आ जाती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, सही है। तो ये डिफरेंट ये इसमें वही फार्मूला है, लेकिन इसको हमने टॉर्शनल स्प्रिंग वाले सिस्टम के लिए चेंज कर दिया है, सही है। कंपैरिजन करके स्प्रिंग वाले के साथ कंपैरिजन करके ये हमने टॉर्शनल वाले सिस्टम का फार्मूला डिराइव कर दिया है, ठीक है। यस सर, थैंक यू सर। हाँ वेलकम वेलकम, बस ये सिर्फ हमने कंपैरिजन करके वो किया है, जिस तरह के आप लीनियर सिस्टम और टॉर्शनल सिस्टम में कैसे इसको आपस में चेंज कर सकते हैं। बस 1 और 2 जो इक्वेशन है उसको फिर आपने एक दूसरे के इक्वल लिखना है, क्यों, क्योंकि दोनों सम ऑफ टार्क्स के बराबर है ये, और ये जो आपके पास के टी है ये आपके पास जब दूसरे साइड पे आ जाएगा तो यही इक्वेशन आ जाएगा। तो अब हो गया ना डिराइव, वही आ गया ऊपर वाला, सही है। ये तो ये इसका बेसिकली डेरिवेशन है। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड में क्या है हमारे पास, हाँ, अब हमने एक स्टेप आगे जाना है, ठीक है। अब सबसे पहले तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड करते थे, अब हमने साथ साथ एक सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी भी फाइंड करनी है, ठीक है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो वो फाइंड करने का तरीका बहुत आसान है। सबसे पहले हम अनडैम्प्ड ट्रांसलेशनल स्प्रिंग मास सिस्टम को लेंगे। तो ये एक स्प्रिंग मास सिस्टम है, ठीक है। इक्वेशन इसके नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकालने से पहले आपने हमेशा इक्वेशन ऑफ मोशन से जो इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो बनानी होगी, ठीक है, हमेशा ये याद रखना है। नेचुरल फ्रीक्वेंसी आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, वो क्यों, क्योंकि अभी आपको पता चल जाएगा। तो जिस तरह पिछले में हमने टॉर्शनल केस के लिए किया था, तो ट्रांसलेशनल केस के लिए फार्मूला न्यूटन्स लॉ अप्लाई करेंगे। तो सम ऑफ फोर्सेस इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, वो जो पीछे मैंने बता दिया था, और सम ऑफ फोर्सेस इज आल्सो इक्वल टू के एक्स। तो इन दोनों को इक्वल किया यहाँ पर, तो उससे ये फार्मूला आ गया है, ठीक है। इसकी पीछे भी पिछले लेक्चर में भी डिराइवेशन हो चुकी है, लेकिन ये तो आपको मतलब इतना मतलब करा दिए कि आपको पता होना चाहिए कि ये फार्मूला कैसे आता है, ठीक है। एम एक्स डबल डॉट मास इंटू एक्सेलरेशन प्लस के इंटू एक्स इक्वल टू 0। तो ये फार्मूला तो आपके हाथों पे, आपके हाथ की उंगलियों पे होना चाहिए कि ये फार्मूला कैसे डिराइव होता है न्यूटन्स के सेकंड लॉ से, ठीक है। और दूसरा कौन सा तरीका है इसको डिराइव करने का, एनर्जी मेथड भी है, आपकी मर्जी है कि आपको जो आसान लगता है आप उससे डिराइव करें, ठीक है। या तो अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिक मेंशन हो कि इसे एनर्जी वाले से डिराइव करना है तो फिर आपने इसको एनर्जी वाले से कर लें, और अगर मेंशन ना हो तो फिर जो मर्जी आप उससे डिराइव करें। अब इस फॉर्म को, इस इक्वेशन को इस फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या करेंगे कि इस पूरे इक्वेशन को मास पे डिवाइड कर देंगे, मास पे, ठीक है, डिवाइडेड बाय m ऑन ऑल साइड्स, ठीक है। मतलब मेरे पास अगर ये इक्वेशन है कि मास इनटू एक्सेलरेशन प्लस के एक्स इक्वल टू 0, तो इन सब को अगर मैं मास पे डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा x डबल डॉट
प्लस के बाय एम एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। तो इतना मुझे पता है कि अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, के बाय एम को लिख सकता हूँ ओमेगा एन नेचुरल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ओमेगा एन स्क्वायर इज इक्वल टू के बाय एम। ये भी पिछले लेक्चर्स में हमने कर लिया था, तो उसकी भी आपकी रिवीजन हो गई है कि ओमेगा एन स्क्वायर के बाय एम। मैंने के बाय एम को कह दिया है ओमेगा एन स्क्वायर, या अगर मैं इसको ओमेगा भी कह सकता हूँ, ठीक है। ओमेगा और ओमेगा एन में कोई फर्क नहीं, ओमेगा भी नेचुरल फ्रीक्वेंसी को कहते हैं और ओमेगा एन भी। लेकिन जब हमारे पास मोर देन वन फ्रीक्वेंसी हो तो फिर आपको लिखना पड़ता है कि ये स्पेसिफिकली कि ये नेचुरल है या नहीं। वैसे अगर आप नॉर्मली इस केस में आप ओमेगा भी इसको लिख सकते हैं और ओमेगा एन भी लिख सकते हैं, तो दोनों ठीक होंगे, इसमें कोई आपका इशू नहीं है, ठीक है। तो सिमिलरली बस क्या किया है कि के बाय एम को क्या किया है, हमने कह दिया है कि के बाय एम मेरे पास है ओमेगा एन स्क्वायर या ओमेगा स्क्वायर, और उसको फिर फार्मूले को इस फॉर्म में ले आए हैं, ठीक है। जब आप इस फॉर्म में ले आए फार्मूले को, तो फिर हमने क्या किया है, इस फॉर्म में लाने के बाद फार्मूले को हमने कंपेयर किया है 2 और 3 को, वही 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 जो पिछला वाला हुआ था वही बस रिपीट हुआ है। तो ओमेगा एन स्क्वायर को मैंने के बाय एम कह दिया है, तो ओमेगा एन क्या हो जाएगा, अंडर रूट के बाय एम, ठीक है। स्क्वायर रूट आप बोथ साइड्स पे ले लें, अंडर रूट, तो बेसिकली आपके पास ये आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब ये तो थी आपके पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अगर आपको कहा जाए कि लीनियर फ्रीक्वेंसी या नॉर्मल फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, तो वो आप कैसे करेंगे कि सबसे पहले आप इसका टाइम पीरियड वो कर लेंगे, टाइम पीरियड निकाल लेंगे। टाइम पीरियड आपको पता है, टाइम पीरियड है 2 पाई बाय डब्ल्यू एन, ठीक है। 2 पाई बाय डब्ल्यू एन, ये इसका फार्मूला है। इसमें इस डब्ल्यू एन को आप जब पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास ये आ जाएगा, सही है, 2 पाई बाय के बाय एम, सही है। या इसको आप अगर रीअरेंज कर सकते हैं तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, दोनों फॉर्म ठीक है, ठीक है, जो आपको इजी लगता है इन दोनों फॉर्म्स में आप इसको लिख सकते हैं। बाकी आपके पास जो अब फ्रीक्वेंसी क्या होता है वो तो आपको पता है कि 1 बाय टाइम पीरियड, ठीक है। तो ये टाइम पीरियड आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ये सही है। इसका आपने बस 1 ओवर टाइम पीरियड लेना है, तो आपके पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, ठीक है। ये बाकी जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि ये कैसे है, ये लेकिन आपके सामने क्लियर है सारा, ठीक है, कि ये फार्मूले से फ्रीक्वेंसी को मैंने फाइंड किया, सही है। इन दिस वे वी कैन फाइंड द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। आप जब आपसे एंगुलर फ्रीक्वेंसी का कहा जाए तो आप ओमेगा एन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और अगर वैसे ही अगर आप नेचुरल एफ की फॉर्म में इसको लिखना चाहते हैं तो एफ की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, अगर मेंशन ना हो। और अगर मेंशन हो तो फिर जो आपसे मांगा जाएगा आप उसी फॉर्म में इसको लिखेंगे, ठीक है। मूविंग ऑन। अच्छा, अब आपने जो पिछला इक्वेशन था ना, वो हमने किसके लिए किया था, वो हमने नेचुरल फ्रीक्वेंसी फाइंड की थी अनडैम्प्ड ट्रांसलेशनल स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए। अब आपने क्या करना है, आपने टॉर्शनल स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए ये जो सारा वो पिछला जो स्टेप्स थे वो खुद करने हैं। अब फर्क क्या आएगा, फर्क यहाँ पर इस इक्वेशन का आ जाएगा। तो ये इक्वेशन अब आपका एम एक्स डबल डॉट प्लस के एक्स इज इक्वल टू 0 नहीं होगा, बल्कि होगा जे थीटा डबल डॉट प्लस प्लस के टी थीटा इज इक्वल टू 0। और यही सारे स्टेप्स आपने उसके लिए करके उसका जो इक्वेशन है वो आप लोगों ने खुद वो करना है, और उसके जो हिंट्स हैं ये आपको मैंने दे दिए। हो सकता है कि ये आपसे पेपर में पूछा जा सके, ये कि इसका डिटरमिन करें आप इक्वेशन, तो ये आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब आ जाता है एक और आसान तरीका नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकालने का, जो कि कुछ सिस्टम्स के लिए बहुत इजी होता है, उसे हम कहते हैं रेली एनर्जी मेथड, ठीक है। अब पिछला जो एनर्जी मेथड था वो सिर्फ आपके पास
इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए हम यूज करते थे, ठीक है, जो पिछले लेक्चर में हमने देखा था इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए। लेकिन जो अब ये रेली मेथड जो है ये आपका क्या करता है, ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी को फाइंड करने के लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। नेचुरल फ्रीक्वेंसी को फाइंड करने के लिए वो कैसे, वो हम देखते हैं कि आपके पास अगर एक सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम है तो उसका जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो हमने पिछले उसमें डिराइव किया था यूजिंग एनर्जी मेथड। Now we will use the energy method, Rayleigh energy method, to find the natural frequency of single degree of freedom system, ठीक है। यहाँ पर Rayleigh मिसिंग है, Rayleigh energy method. The principle of conservation of energy in the context of an undamped vibrating system can be restated as, ठीक है, कि अगर मेरे पास एक एनर्जी सिस्टम है और तो मैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को उस पर अगर लगाऊं तो वो मुझे कहता है कि अगर एक सिस्टम है उसमें एक 1 है एक 2 है, ठीक है, तो अगर मेरे पास T1 मतलब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट 2, सही है। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि मैं एक पेंडुलम ले लेता हूँ, ठीक है, एक पेंडुलम है, सही है, इसको मैंने मूवमेंट दिया हुआ है, ये पोजीशन 1 है, ये पोजीशन 2 है और लेट्स सपोज कि ये पोजीशन 3 है। तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि अगर ऑब्जेक्ट पॉइंट 1 पे हो, पॉइंट 2 पे हो, पॉइंट 3 पे हो, एनर्जी क्या रहेगी, एनर्जी हमेशा कंजर्व रहेगी। यानी कि पॉइंट 1 पर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम इक्वल होगा पॉइंट 2 पे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम, प्लस वो इक्वल होगा पॉइंट 3 पे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम एंड सो ऑन, ठीक है। ये तो मेरे ख्याल में ये क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट के एनर्जी कंजर्व रहती है इन दिस सिस्टम, ठीक है, और इसमें हम फ्रिक्शन को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, सही है। तो इस सिस्टम के लिए आपका जो ये फार्मूला है वो क्या है कि काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट 1 प्लस काइनेटिक एनर्जी एट प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट 1 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट 2 प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट 2। अच्छा, ये तो हो गया। अब आपको पता है कि जो एक पेंडुलम सिस्टम होता है या ऐसा कोई सिस्टम हो तो उसमें काइनेटिक एनर्जी एट मीन पोजीशन इज मैक्सिमम। काइनेटिक एनर्जी किस पे मैक्सिमम होता है, जब आप पेंडुलम को रिलीज करते हैं 1 से 2 पॉइंट पे, ठीक है, मतलब 2 पॉइंट पे क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है और पोटेंशियल एनर्जी 0 होता है। और पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पर मैक्सिमम होता है, एक्सट्रीम पॉइंट्स पे, जहां से आपने इसको शुरू किया है, मतलब 1 पे या 3 पे आपका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मैक्सिमम होता है। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके आपका जो इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं वो है कि आपका जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो आपका इक्वल है मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी के, ठीक है। सिमिलर सिर्फ यही बस कॉन्सेप्ट लिया है कि जहां पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है उस पॉइंट पर आपके पास कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है, मतलब पॉइंट 2 पर, ठीक है, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 0 है। और जो एक्सट्रीम पोजीशंस है 1 या 3 वहां पर काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाती है क्योंकि वेलोसिटी आपकी 0 हो जाती है, तो वो खत्म हो जाती है और हाइट आपकी मैक्सिमम हो जाती है क्योंकि रेफरेंस हाइट आपने बेस लिया होता है, ठीक है। तो इसको हम आगे देखेंगे, लेकिन सिर्फ जो फार्मूला है इसका मेन वो यही है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। अब इसकी सिंपल सी एक एग्जांपल देख लेते हैं कि एक स्प्रिंग मास सिस्टम लिया है मैंने, ठीक है, उसकी मैंने नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो ये मेरे पास एक स्प्रिंग मास सिस्टम है, सही है। तो मैंने करना क्या है, सिर्फ सबसे पहले फार्मूला लिख दिया है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन के 3 इक्वेशंस लिखती हैं, ठीक है। आपको पता है कि x को हम लेते हैं a sin ओमेगा t, फिर हम इसको जब विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक टाइम डेरिवेशन इसकी करते हैं x डॉट,
वो आपके पास आ जाता है ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी, सही है। इसको इसको v भी कहते हैं, वेलोसिटी। और x, जब इसको आप x डॉट को आप एक दफा और डेरिवेशन करते हैं इसकी x डबल डॉट, तो आपके पास आ जाता है माइनस ओमेगा स्क्वायर a साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू a। इसको हम एक्सेलरेशन भी कहते हैं, सही है। ये पहले भी कराया हुआ है, लेकिन मेंशन करना यहाँ पर जरूरी था, सही है। अब आपने क्या करना है, बस सिर्फ इस सिस्टम के लिए मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी की का फार्मूला लिखना है, ठीक है। तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या है मास सिस्टम के लिए? मास सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी आपको पता है किसकी इक्वल होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर। लेकिन जब आप मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं तो आप मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, एक्स मैक्स। तो अब एक्स मैक्स निकालने का फार्मूला क्या है कि अगर x आपके पास a साइन ओमेगा टी है तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब होगी कि जब साइन आपके पास 1 के इक्वल होता है। आप लोगों को तो पता है ना कि जब साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो तो मैक्सिमम वैल्यू 1 पॉसिबल है। तो जब साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो जाएगी तो x मैक्स किसकी इक्वल हो जाएगा, a की इक्वल हो जाएगा, ठीक है, सही है। और वेलोसिटी, अब काइनेटिक एनर्जी के लिए हमें मैक्सिमम वेलोसिटी चाहिए होगा। तो मैक्सिमम वेलोसिटी आपके पास कब होगा, जब आपके पास cos ओमेगा टी 1 के इक्वल होगा। और 1 के इक्वल जब वो हो जाए तो आपके पास क्या रह जाएगा, ओमेगा ए, सही है। तो सिंपल आपने a और a को इधर पुट कर देना है इक्वेशन में, और ओमेगा ए को v मैक्स में पुट कर देना है, सही है। तो जब आप इस तरह करेंगे तो फिर जब आप दोनों को इक्वल ले लेंगे, सही है। अब ये क्या था हमारे पास, ये टी मैक्स था इक्वल टू यू मैक्स, सही है। अब क्या किया है, सिंपल इसका सबसे पहले स्टेप में फार्मूला लिख दिया है, फिर उसमें पुट कर दिया है, सही है। वी मैक्स पिछले स्लाइड से हमें पता था कि डब्ल्यू ए के इक्वल है, वो इसमें पुट कर दिया है। और एक्स मैक्स मुझे पता था ए के इक्वल है, सही है। फिर इसको ओपन कर दिया है तो ये हाफ मास ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर के इक्वल आ गया है, सही है। और हाफ मास के ए स्क्वायर आ गया है, सही है। इसको दोनों साइडों से कटिंग कर दिए जहां पे पॉसिबल हो। तो क्या रह जाएगा हमारे पास, जब हम इसकी कटिंग कर लेंगे तो इस साइड पे मेरे पास रह जाएगा m ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के। अब मैं m को डिवाइड कर दूं बोथ साइड्स पे तो मेरे पास आ जाएगा इज इक्वल टू के बाय एम। कुछ याद आया ये क्या चीज है? ये हमने जब न्यूटन मेथड से निकाला था, वो इसको हम क्या कहते थे, फ्रीक्वेंसी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। अब आप लोगों को पता चल गया कि रेली मेथड से नेचुरल फ्रीक्वेंसी हम कैसे निकाल सकते हैं। तो सिंपल इसी को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। तो डब्ल्यू एन इज इक्वल टू अंडर रूट के बाई एम, सही है। ये डब्ल्यू एन स्क्वायर इज इक्वल टू के बाई एम है, तो डब्ल्यू एम हो जाएगा अंडर रूट के बाई एम। फिर मुझे टाइम पीरियड का पता है, वो इक्वल होता है 2 पाई बाई ओमेगा के। और मैंने फिर फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो 1 बाई टी से, तो ऊपर टी से यहाँ पे ओमेगा, तो ये आपके पास सारा स्टेप बाय स्टेप में डिटेल में लिखा हुआ है कि आप नेचुरल फ्रीक्वेंसी को कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है, कोई इश्यू तो नहीं है? ये तो वो मतलब एक्सप्लेन भी सारा स्टेप बाय स्टेप मैंने कर दिया है। फिर भी अगर कुछ इशू है तो अभी पूछ लें, मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन करूंगा अगर किसी को कोई इसमें इशू है। ये क्लियर है, आगे जाएं। समझ आ गई? क्लियर है सर। ओके ओके गुड। अच्छा, अब एक और प्रॉब्लम आ गया है, उसमें हमने क्या करना है कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकालनी है ऑफ कार हिटिंग अ बम्प, कि एक रास्ते पे बम्प है, एक स्पीड ब्रेकर है और कार जो है उस पे ऊपर चढ़ रही है, सही है। एज्यूम इट्स अ कंजर्वेटिव सिस्टम। तो कंजर्वेटिव सिस्टम का मतलब है कि ये इस सिस्टम में कोई एनर्जी लॉस नहीं है, मतलब फ्रिक्शन वगैरह नहीं है, और काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है, ठीक है।
अब आप देख सकते हैं कि जो इस तरह का इक्वेशन है, पहले तो हम सेपरेटली डिस्कस करते थे कि एक एक मास स्प्रिंग सिस्टम अगर आपके पास ट्रांसलेशन सिस्टम में हो तो वो क्या होता है, वो आपके पास तो वो आपके पास एक डायरेक्शन में वो क्या कहते हैं ऊपर नीचे जा रहा होता है, और अगर आपके पास वो रोटेशन में होता है तो वो फिर थीटा डायरेक्शन में, वो थीटा उसकी डायरेक्शन में वो डिस्प्लेस कर रहा होता है। लेकिन अब ये जो सिस्टम है इसमें आप देख रहे हैं कि ये दोनों का मजमूआ है, ठीक है, इनमें दोनों दोनों सिस्टम शामिल हैं, मतलब आपके पास ट्रांसलेशनल सिस्टम भी शामिल है और आपके पास रोटेशनल सिस्टम भी शामिल है। तो उससे क्या होता है हमारे पास, इससे ये हो जाता है कि आपके पास जो सिस्टम है वो उसमें दोनों टाइप्स ऑफ वो आ जाती हैं वेरिएबल्स, ठीक है, उसमें आपके पास थीटा भी आ जाता है और उसमें आपके पास एक्स भी आ जाता है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका बड़ा आसान है कि इसमें आपने क्या करना है कि इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका होता है कि आप इसमें वो लगाएं एनर्जी मेथड से इसको सॉल्व करें, क्योंकि जब आप इसको दूसरे मेथड से सॉल्व करेंगे न्यूटन मेथड से, तो उसमें आपके पास वेरिएबल्स काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे और कंफ्यूजन हो जाएगी। तो सिंपल एनर्जी मेथड से सॉल्व करने का तरीका यही है कि आप काइनेटिक एनर्जी जो है उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लें और फिर उनको सम कर लें। वो कैसे कि उसको आप डिवाइड कर लें रोटेशनल में और ट्रांसलेशनल में, ठीक है। रोटेशनल का फार्मूला है 1/2 जे थीटा डॉट स्क्वायर, सही है। अब इसको वो करने का रोटेशनल फार्मूला को वो करने का याद करने का आसान तरीका है, क्योंकि मुझे पता है काइनेटिक एनर्जी लीनियर सिस्टम के लिए इक्वल होता है मास इनटू वेलोसिटी स्क्वायर के, ठीक है। तो सिमिलरली अगर मैं रोटेशनल सिस्टम में मास बन जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया जे, और एक्स डॉट बन जाता है थीटा डॉट स्क्वायर। तो यहाँ से मैं इसको आराम से वो कर सकता हूँ फाइंड। और दूसरा ये आपके पास गिवन है, ठीक है, यहाँ पर हाफ जे थीटा डॉट स्क्वायर और हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर, सही है। अब क्या करना है कि हमने थीटा को एक्स की टर्म्स में लेके आना है। तो मुझे ये पता है कि अगर मेरे पास एक्स है, एक्स सही है, वो अगर ये टायर जो है एक्स मेरे पास मूव करता है तो वो मेरे पास इक्वल होगा आर थीटा के, सही है। ये तो हम लोगों को पता है कि अगर आपके पास डिस्प्लेसमेंट होती है थीटा की और एक ऑब्जेक्ट का रेडियस आर है, तो लेट्स से कि ये बम्प है, बम्प के ऊपर ये सर्कल है, ठीक है। अब ये मेरे पास आर है, ये थीटा है, सही है। तो एक्स मेरे पास एक बहुत ही यहाँ पर मामूली कंपोनेंट है एक्स, तो उसको मैं इक्वल कर सकता हूँ कि x इज इक्वल टू आर थीटा, सही है। और जब मैं इसका सिंगल डेरिवेटिव लेता हूँ आर थीटा का, तो वो बन जाता है एक्स डॉट इज इक्वल टू, एक्स डॉट मतलब वेलोसिटी इज इक्वल टू आर थीटा डॉट, और जब थीटा डॉट में एक साइड पे ले आऊं तो उससे मेरे पास बन जाएगा कि थीटा डॉट इज इक्वल टू एक्स डॉट बाय आर। तो सिंपल इन दोनों में आपने रिलेशन क्रिएट करना है। वो ये हम क्यों करेंगे, क्योंकि इससे ये प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत ही इजी हो जाएगा। आप फिर इसी वैल्यू को लेकर थीटा डॉट में एक्स डॉट बाय आर को वो करके यहाँ पर इसमें पुट कर सकते हैं, तो इसको सॉल्व करना मजीद आसान हो जाएगा। तो सिंपल एक्स और थीटा के दरमियान ये रिलेशन होता है सर्कुलर सिस्टम में, सही है। इसको भी आप लोगों ने याद रखना है। अब बड़ा आसान है आगे इसको वो करना, सही है, कि जब आपने थीटा वो थीटा डॉट को फाइंड कर दिया है कि ये इक्वल है एक्स डॉट के डिवाइडेड बाय आर के, ठीक है। तो सिंपल आपने जब इसमें पुट किया इक्वेशन में, यहाँ पर पहले क्या था थीटा डॉट स्क्वायर, सही है। तो थीटा डॉट स्क्वायर किसकी इक्वल होगा एक्स डॉट स्क्वायर बाय आर स्क्वायर के, ठीक है। अच्छा,
अब आपने जब रोटेशनल और काइनेटिक और ट्रांसलेशनल के वो फार्मूले बना लिए हैं, उसके बाद क्या करना है, सिंपल आपने मैक्सिमम वैल्यू पे इसको देखना है। क्यों? क्योंकि हम अभी रेली मेथड यहाँ पर इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। रेली मेथड क्या है कि मैक्सिमम ट्रांसलेशन इज इक्वल टू मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और यहाँ पर जो मैक्सिमम ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो सम ऑफ पोटेंशियल, सम ऑफ रोटेशनल, ये रोटेशनल है, सिंपल उसी के फार्मूले को मैंने ओपन कर दिया है। और ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास ट्रांसलेशनल सिस्टम है, सही है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टी हैपन्स एट वी मैक्स, सही है। ये तो आप सबको पता है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कब होती है, जब आपकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो। और मैक्सिमम वेलोसिटी का फार्मूला क्या है, WNA, वो पिछले उसमें हो गया है, ठीक है। तो सिंपल आपने इसी को यहाँ पर पुट कर देना है, जहाँ पर आपको V max या x डॉट मैक्स नजर आ जाए, वहां पे आपने WNA को पुट कर देना है। तो जब इसकी पुटिंग कर देंगे तो आपके पास जो फार्मूला है वो इस तरह की शेप इख्तियार कर लेगा, सही है। जब आपके पास फार्मूला इस तरह की शेप इख्तियार कर लेगा तो आपने क्या करना है, आपने बस इसको सॉल्व करना है, सही है। इसको सॉल्व करने का भी तरीका बड़ा सिंपल है। आपने इसमें ओपन करना है ब्रैकेट्स को यहाँ पर, सही है। तो यहाँ पर J है, यहाँ पर ओमेगा n स्क्वायर है ये, तो ओमेगा n a स्क्वायर आप कॉमन ले लेंगे बाहर, और हाफ 1/2 भी, तो अंदर ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, मास प्लस m प्लस J बाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल है ये स्टेप से। अब आपको, आप लोगों को ये तो आ जाएगा ना कि इस स्टेप से नेक्स्ट स्टेप तक हम कैसे जाते हैं, ठीक है। इसका आइडिया है, इस स्टेप से स्टेप तक कैसे गए हैं, सिर्फ कॉमन लिया है, जो कॉमन है वो बाहर ले लिया, और जो ब्रैकेट में था वो m प्लस J बाई आर स्क्वायर रह गए, ठीक है। इसको तो करने की जरूरत नहीं है ना मुझे, टी मैक्स को ये कन्वर्ट करने यस में, सर, ठीक ये तो ठीक है। क्लियर है, ठीक है। मैं आपको वो बता रहा हूँ कि ये सिर्फ बस कॉमन लिया और इस तरह कर दिया है। तो सिमिलरली अब हमने टी मैक्स को कर लिया डिफाइन, अब करते हैं टी एक्स मैक्स को हम यहाँ पर वो कर रहे हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, एक्स मैक्स। और एक्स मैक्स आपको पता है पिछले एग्जांपल से कि वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास ए है। तो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ यू हैपन्स एट एक्स मैक्स इज इक्वल टू ए, ठीक है। तो जब x मैक्स की वैल्यू हमारे पास a की इक्वल है, तो अब फार्मूला क्या बन जाएगा, 1/2 ka स्क्वायर, सही है। आपको पता है कि स्प्रिंग मास सिस्टम के जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका फार्मूला होता है kx स्क्वायर, जनरल फार्मूला, सही है। तो वो यही फार्मूला है, उसको यहाँ पर इन्होंने a स्क्वायर लिख दिया। क्यों? क्योंकि x मैक्स मेरे पास a के इक्वल है। अच्छा, फिर इन्होंने रेली मेथड को ये यूज किया है, टी मैक्स इज इक्वल टू यू मैक्स, दोनों के फार्मूले लिख दिए। जो जो कॉमन थे बोथ साइड्स पे वो कट हो गए हैं, तो क्या रह गया, सिर्फ ओमेगा n स्क्वायर इज इक्वल टू k बाय m प्लस जे आर। तो इस सिस्टम के लिए नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होगी मेरी, इक्वल होगी अंडर रूट k ओवर m प्लस j बाय आर स्क्वायर, सही है। ये इस सिस्टम के लिए ओमेगा नेचुरल फ्रीक्वेंसी को आप इस तरह डिराइव कर सकते हैं, वेयर m प्लस j बाय आर स्क्वायर रिप्रेजेंट्स द टोटल इफेक्टिव मास। इसको हम टोटल इफेक्टिव मास भी कहते हैं। तो जब आपके पास कोई ऐसा सिस्टम आ जाए जिसके अपने नेचुरल फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, तो आप रेली मेथड को यूज करके 2 स्टेप्स में इस सब को आप फाइंड कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इजी मेथड है रेली मेथड, जब आप इसको
यूज करके आप प्रॉब्लम्स को वो करते हैं या सॉल्व करते हैं तो काफी इजीली ये सॉल्व हो जाता है। अब एक और हम ये प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। ये भी बड़ा सिंपल प्रॉब्लम है। अब ये प्रॉब्लम क्या है कि आपने क्या करना है, डिटरमिन इक्वेशन ऑफ मोशन एंड नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस सिस्टम, एक पेंडुलम सिस्टम है, ठीक है। यूज बोथ न्यूटन्स एंड एनर्जी मेथड, सही है। आपने न्यूटन मेथड को यूज करके भी इक्वेशन ऑफ मोशन और नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकालना है और एनर्जी मेथड को भी यूज करके क्या निकालना है आपने, इक्वेशन ऑफ मोशन और नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो किसी भी सिस्टम का इक्वेशन ऑफ मोशन और नेचुरल फ्रीक्वेंसी आप निकाल सकते हैं न्यूटन मेथड से और एनर्जी मेथड से। अब ये सिस्टम है, इसमें क्या है हमारे पास, एक पेंडुलम है, सही है। वो पोजीशन 1 से पोजीशन 2 फिर पोजीशन 3 तक जा रहा है, ठीक है। तो वहाँ पर जो उसकी जो लेंथ है, ये वर्टिकल लेंथ जो है पोजीशन 1 पे, इसकी बनती है y, सही है। और ये नीचे से कितना ऊपर है जमीन से, L1 माइनस कॉस थीटा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि L1 माइनस कॉस थीटा कैसे आया है। ये ऐसे आया है कि अगर यहाँ से यहाँ तक L है मेरे पास, सही है। अगर ये मेरे पास L है ये, तो ये मेरे पास, तो ये जो मैं ब्लू में बना रहा हूँ, ब्लू में ये मेरे पास क्या है, L cos थीटा, सही है। इस पे एग्री करते हैं आप, ये ब्लू वाला क्या है मेरे पास, L cos थीटा, सही है। अब ब्लू के ऊपर मैं एक येलो बना रहा हूं यहां तक। इस येलो लाइन की क्या लेंथ होगी आप लोगों के ख्याल में, ये येलो लाइन कंप्लीट येलो, O से लेके 2 तक, कोई बता सकता है, अंदाजा लगा सकता है कि इसकी क्या लेंथ होगी? y प्लस एल सर। नहीं नहीं, सिंपल देखे ना 1 माइनस करेंगे सर। ना। अब आप देख रहे हैं ब्लू की लेंथ क्या थी, वो तो मैंने आपको बता दी ना, ब्लू की लेंथ L cos थीटा है, सही है। ब्लू सिर्फ यहां तक है, सही है, O से लेके इस पॉइंट तक। इस पॉइंट को मैं लेट सपोज A कह देता हूँ, A। OA क्या है मेरे पास, OA, ये इसकी लेंथ में लिख सकता हूँ L cos थीटा, सही है। इतना तो अग्री करते हैं ना आप, OA है L cos थीटा, सही है। जी सर। अब ये बताएं कि O से 2 तक क्या लेंथ है, O2 मतलब O से लेके 2 तक सिर्फ L, समझ आई कैसे? क्योंकि ये तो L है ना, ये तो वही रस्सी है ना, यस सर, यस सर, 1 यस से सर। 2 तक आई है सिर्फ, सही है। अब ये करने का मकसद क्या था, ये करने का मकसद क्या था कि आपको ये H बताएं कि ये जमीन से कितना ऊपर है, 1 जमीन से कितना ऊपर है, L माइनस L cos थीटा, सही है। इतना ऊपर है ना ये जगह, जितना ये भी उतना ही बन रहा यस है। सर। तो जब L को कॉमन ले लेते हैं तो क्या आ जाता है, 1 माइनस कॉस थीटा, L 1 माइनस कॉस थीटा। तो फिर अब समझ आई कि ये L 1 माइनस कॉस थीटा कैसे आया है, ये इस तरह आया है, सिंपल यस सर। L को माइनस किया है L माइनस कॉस थीटा से। तो इसीलिए मैं कहता डायग्राम आपको क्लियर होना चाहिए कि L माइनस L cos 1 माइनस कॉस थीटा कैसा है। बाकी तो सिंपल है, मास है इसका और वर्टिकल डायरेक्शन में x इसकी मूवमेंट है और रोटेशनल ये थीटा इसकी मूवमेंट है, अगर आप इसको अराउंड फ्रॉम O देखें तो। और ये इसका डेटम लाइन है, ठीक है। तो जब हम रेफरेंस लाइन है वो, इसको हम यहाँ लेंगे। तो लेट्स मूव ऑन, सिंपल न्यूटन लॉ लगाना है सबसे पहले, सही है, न्यूटन लॉ। और वो क्या होगा कि जे थीटा डॉट इज इक्वल टू सम ऑफ टॉर्क्स, ठीक है,
सम ऑफ टॉर्क्स आपने लगा लिया। फिर अब यहाँ पर जो टॉर्क है वो सिर्फ एक ही अप्लाई हो रहा है, ठीक है, और वो क्या है कि mg फोर्स लगा रही है टॉर्क, और वो किस पे लगा रही है, डिस्टेंस पे, इस रेड डिस्टेंस पे, और रेड डिस्टेंस क्या है मेरे पास, L साइन थीटा। सही है। तो टॉर्क का फार्मूला मेरे पास होता है फोर्स इनटू मोमेंट आर्म, ठीक है, मैं इसको लेट सपोज x कह देता हूँ। तो फोर्स तो मेरे पास क्या है, वेट है mg, और x क्या है मेरे पास, L साइन थीटा। सही है। तो अब समझ आ गया कि ये फार्मूला कैसे आया है कि थीटा के लिए mg L साइन थीटा, ये इसके टॉर्क को फाइंड करके आया है। और माइनस साइन क्यों लगाया है, माइनस साइन इसलिए लगाया है क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन में ये अप्लाई करता है, जिस डायरेक्शन में होती है आपकी रिजल्टेंट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ये अप्लाई करता है। तो सिमिलरली क्या करना है कि अगर आपके पास ये फार्मूला आ गया है सिंपल, इसको उस साइड पे ले जाएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। अब हम एज्यूम कर रहे हैं कि थीटा स्मॉल है, जब आप थीटा को स्मॉल एज्यूम करते हैं तो साइन थीटा अप्रोचेस टू थीटा। तो सिमिलरली आपके पास जो इक्वेशन है वो बन जाएगी इस फॉर्म में फॉर अ पेंडुलम सिस्टम। तो आपने पहला काम तो आसानी से कर लिया, न्यूटन लॉ से या न्यूटन मेथड से इक्वेशन ऑफ मोशन आपने निकाल लिया। तो वो तो आपके लिए ये तो सिंपल था, आपने बस सिर्फ टॉर्क के फॉर्मूले को यूज करके आपने इसका इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल दिया। नेक्स्ट क्या है, आपने इसका वो निकालना है, क्या कहते हैं उसको, एनर्जी, हाँ सॉरी फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए सिंपल काम करना है कि हमने डिवाइड बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन बाय जे नॉट, ठीक है, जे नॉट, जे नॉट, तो ये नीचे वाली फॉर्म आ जाएगी। सही है। तो ये आपको पता है कि थीटा के साथ जो भी हो, थीटा के बगल में जो भी सर होगा, जी जी, सर ये फ्रीक्वेंसी वाला है ये अब जो फाइंड कर रहे हैं, और सर इससे पहले वाला जो था सर वो एनर्जी वाला था। इससे पहले हम क्या कर रहे थे, ये वाला कह रहे हैं, ये वाला सर, ये जो इक्वेशन हमने फाइंड किया है। ये पीछे, नो नो सर, सर इसी प्रॉब्लम में है सर। सर ये वाला, नहीं ये वाला। नहीं, ये हम इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए यूज, ये हम न्यूटन लॉ यूज कर रहे हैं अभी। जब सर ये आप मोशन का इक्वेशन फाइंड कर रहे थे। जी मोशन का, अब इक्वेशन ऑफ मोशन है ना, आप दो तरीकों से फाइंड कर सकते हैं, एक न्यूटन से और दूसरा एनर्जी से। तो उसने क्या क्या है जी क्वेश्चन सर। में कि आपने दोनों को यूज करना है। सही है, आपने जी सर। दोनों को, तो हम अभी अब हम अभी फर्स्ट वो कर रहे हैं, फर्स्ट जी सर। पार्ट जी में सर। न्यूटन से फाइंड कर रहे हैं। तो जी सर। नेचुरल फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए ये ऑटोमेटिक होता है कि आपने इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड करना होगा। सही है। तो जी ये सर, क्वेश्चन ठीक का है आप सर, थैंक यू। वेलकम वेलकम, ये आप समझ सकते हैं कि ये क्वेश्चन का पार्ट ए हम अभी कर रहे हैं, और पार्ट ए का भी ये फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट ए का फर्स्ट पार्ट है कि न्यूटन लॉ से इक्वेशन ऑफ मोशन आप फाइंड करें, और पार्ट ए का सेकंड पार्ट क्या है, आपने जो इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड कर लिया है न्यूटन लॉ से, उससे आप फ्रीक्वेंसी निकाल लें। तो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए जो भी, जब भी यहाँ पे थीटा हो या एक्स हो, इसके बगल में जो भी आपके पास आ जाए वो हमेशा आप उसको फ्रीक्वेंसी के बराबर लेते हैं, एम जी एल जे नॉट। सही है। तो सिमिलरली फिर जब आप इसका अंडर रूट लेते हैं तो ये फ्रीक्वेंसी आ जाएगी आपके पास, और जे नॉट हमें पता है कि वो इक्वल होता है एम एल स्क्वायर के, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर होता है हमेशा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद रखना है मास इनटू लेंथ स्क्वायर के। तो जब आप मास इनटू लेंथ स्क्वायर यहाँ पर पुट करेंगे तो सिंपल इक्वेशन हमारे पास एंड में
ये आ जाएगी, ठीक है, √G/L। तो पेंडुलम सिस्टम के लिए नेचुरल फ्रीक्वेंसी इक्वल होती है J/L के। मास, सिंपल मास स्प्रिंग सिस्टम के लिए ये इक्वल होती है K/m के। तो हर सिस्टम का जो फ्रीक्वेंसी है वो डिफरेंट होता है और डिपेंड करता है उसके सॉल्यूशन पे, ठीक है, कि उसका आपने कैसे उसको डिराइव किया है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, जो भी आपको सिस्टम दिया गया सिंपल न्यूटन लॉ उस पर लगाना है और उसके बाद आपके पास नेचुरल फ्रीक्वेंसी उसकी आपने फाइंड करनी है, ठीक है। अब ये तो कुछ सिस्टम्स हैं उनके लिए जो है न्यूटन मेथड आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं और कुछ सिस्टम के लिए आप एनर्जी मेथड यूज करते हैं। अब एनर्जी मेथड के लिए आपने क्या करना है, एनर्जी मेथड के लिए आपने सबसे पहले एनर्जी मेथड जब आप फाइंड करेंगे वो करने के लिए क्या कहते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन, तो आप ये वाला फार्मूला लगाएंगे जो एनर्जी मेथड का था, जो पिछले स्लाइड में देखा था, सही है, कि सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट, सही है, क्योंकि ये सिस्टम का कांस्टेंट होता है। तो काइनेटिक एनर्जी इसका बराबर होगा 1/2 J0 थीटा डॉट स्क्वायर के, जो आपके पास इसके इक्वल भी है क्योंकि J0 आपका इक्वल है ml स्क्वायर के, सही है। और पोटेंशियल एनर्जी आपका किसकी इक्वल होता है, mgh, सही है। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होता है mgh। h क्या है, h इस लाइन से 1 तक का डिस्टेंस है h, और h किसके इक्वल है, वो तो पिछला भी हमने कर लिया था कि L 1 माइनस cos थीटा इक्वल है h। तो यही h को आप इधर पुट करें तो आपके पास आ जाएगा UMGL 1 माइनस cos थीटा, सही है। यहाँ तक तो मुझे लगता है कि उम्मीद है कि क्लियर होगा आप सबको। तो नेक्स्ट आपने क्या करना है कि सिंपल ये डेरिवेशन एक दफ़ा पहले भी लेक्चर में मैंने करा दिया था, लेकिन इसको मैं एक दफ़ा फिर करा देता हूँ कि t प्लस यू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। जब आप यहाँ पर इसको डेरिवेशन इसकी करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सही है, बोथ साइड्स पे d बाय dt, तो ये क्या आ जाएगा, ये आपके पास 0 के इक्वल आ जाएगा ये वाली साइड, क्यों, क्योंकि कांस्टेंट को जब भी आप डेरिवेशन उसकी करते हैं तो वो क्या आती है 0, लेकिन इस साइड पर जो है ये फार्मूला कुछ इस तरह की शेप इख्तियार कर लेगा। अब ये तो सिंपल आपने t प्लस यू को पुट किया है, सही है इसमें, तो ये इधर आ गया है इस तरह की उसमें। अब इसको आपने क्या करना है, इसको आपने नेक्स्ट उसमें इसको इसकी आपने डेरिवेशन करनी है। तो वो अब कैसे करेंगे आप, वो आप सिंपल है, सही है। मैं इसको एक सेकंड, मैं इसको ताकि इसको कोई इशू ना हो, मैं इसको दूसरे पेज पे ले जाता हूँ। अच्छा, अब आपने इसकी करनी है डेरिवेशन, सही है। तो वो कैसे करेंगे, जब आप इस पे अप्लाई करते हैं, सब पहले इस टर्म पे हम अप्लाई करते हैं, तो ये आ जाएगा 1/2 ml स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, सही है। अब थीटा डॉट स्क्वायर पे जब मैं अप्लाई करूंगा ये वो ऑपरेटर, तो ये बन जाएगा 2 थीटा डॉट थीटा डबल डॉट, सही है। थीटा डॉट स्क्वायर की डेरिवेशन है 2 थीटा डॉट थीटा डबल डॉट, सही है। तो उससे क्या हो जाएगा, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा ml स्क्वायर
थीटा डॉट थीटा डबल डॉट। तो ये देखें फर्स्ट टर्म ऐसे आई है, इसको डेरिवेट करके ये फर्स्ट टर्म मैंने अभी इसकी डेरिवेशन कर दिया है। अब हम करेंगे सेकेंड टर्म mgl 1 माइनस कॉस थीटा। तो इसकी डेरिवेशन करने के लिए सिंपल है कि आप लिखते हैं mgl मतलब mgl माइनस mgl कॉस थीटा। इसको ओपन कर दिया है मैंने, ओपन सही है, इसको ओपन कर दिया। अब जब इसमें ऑपरेटर लगाऊंगा तो ऑपरेटर लगाने से क्या होगा, जब मैं इस पे ऑपरेटर लगाऊंगा ये अब कांस्टेंट है, ठीक है, ये कांस्टेंट है, ये 0 हो जाएगा, 0 माइनस यहाँ पर mgl तो बाहर आ जाएगा और cos थीटा की डेरिवेशन है माइनस साइन थीटा और थीटा डबल डॉट, थीटा सिंगल डॉट, ठीक है, cos थीटा की फिर थीटा रह जाएगा और थीटा की हो जाएगी थीटा सिंगल डॉट। तो ये मेरे पास बन जाएगा mgl साइन थीटा। अब यहाँ पर देखते हैं दूसरे साइड पर कि यही है mgl साइन थीटा, सॉरी साइन थीटा थीटा डॉट, mgl साइन थीटा थीटा डॉट, यही है mgl साइन थीटा थीटा डॉट, वही है, बिल्कुल वही है। तो इसका मतलब है कि डेरिवेशन मैंने इसकी बिल्कुल ठीक की है। तो ये तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोगों को डेरिवेशन करनी आती होगी, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो कि इसकी डेरिवेशन कैसी हुई है, ठीक है। तो डेरिवेट करके ये इस फॉर्म में जब आ जाए तो फिर सिंपल काम है, आपने थीटा बोथ साइड से कॉमन ले लेना है। जब आप थीटा को बोथ साइड से कॉमन ले लेंगे तो इक्वेशन ऐसे बन जाएगी। फिर बोथ साइड्स पे आप थीटा को जब डिवाइड कर लेंगे बोथ साइड्स पे, इस इक्वेशन में आप थीटा को बोथ साइड्स पे डिवाइड कर ले तो ये थीटा गायब हो जाएगा, सिंपल आपके पास ये रह जाएगा, ठीक है। अब ये आपके पास रह गया है। अब आप साइन थीटा को, बिल्कुल साइन थीटा को आप एजम्पशन से ले सकते हैं, स्मॉल एंगल से थीटा। तो आपके पास जब आप इस फॉर्मूले को फर्दर आप मास बोथ साइड्स को मास पे डिवाइड कर लें और फिर साइन थीटा को थीटा के बराबर ले लें तो एंड में ये आ जाएगा। और जब आपके पास इस तरह की फॉर्म आ गई, ये आपके पास फर्स्ट स्टेप है, एनर्जी मेथड से आपने इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव कर लिया, ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन। अब जब इक्वेशन ऑफ मोशन आ गया ये इक्वेशन ऑफ मोशन, तो अब फ्रीक्वेंसी क्या होता है हमारे पास, जो भी यहाँ पर टर्म होती है उसको हम कहते हैं ये हमारे पास नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। तो इससे हमारे पास आंसर क्या आ गया है, ओमेगा एन आपके पास आ गया है g/l। अब पिछले उससे भी यही आया था, अब देख लें न्यूटन्स लॉ से, हाँ √g/l, उससे भी g/l आया है और इससे भी g/l आया। तो इसका मतलब है कि आपने प्रॉब्लम जो है वो सही तरह सॉल्व किया है। अब